लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी ताकत होती है जनता, और उस जनता के नुमाइंदे यहाँ बैठते हैं। ये है हमारी संसद। संसद में बैठकर जन कल्याणकारी योजनाओं और कानूनों को बनाया जाता है जो देशवासियों को उन्नति की ओर ले जाए। लेकिन अक्सर देखने में आ रहा है कि हमारे देश के जनप्रतिनिधि ईमानदारी से जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने निजी स्वार्थों में लिप्त हैं। इन नेताओं और मंत्रियों को बेनकाब करने की जिम्मेदारी मीडिया की है, लेकिन आजकल का मीडिया भी पूरी तरह से सत्ताधारी दलों, पूंजीपतियों और सरमायादार लोगों के चंगुल में फंस चुका है। सरोकार मीडिया ने तय किया है कि जन सरोकार प्रोग्राम के तहत हम देश और समाज की उन समस्याओं को उठाएंगे जिनसे जनता का सीधा सरोकार है। हम नेताओं को उनके सही मकसद की याद भी दिलाएंगे और उनको राष्ट्रहित में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता का इस्तेमाल कैसे हो ये भी बताने का प्रयास करेंगे। हमारी देशवासियों से अपील है कि वे इस प्रोग्राम को मजबूत और कामयाब बनाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9540297770 पर अपने सुझाव प्रेषित करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराज साहिल मौजूद हैं। वैसे तो वो पेशे से पत्रकार हैं और सरोकार न्यूज़पेपर के एडिटर्स इन चीफ हैं। आज हम उनसे राजनीतिक मुद्दों पे बात करेंगे क्योंकि उन्होंने पार्टी का संगठन किया है। लेकिन आज हम उनसे ये बात करेंगे कि उन्होंने जो पार्टी बनाई है, जबकि हिंदुस्तान में इतनी पार्टियां हैं बीजेपी से लेकर, और अभी आपकी पार्टी लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया, अभी भी कई पार्टियां जो हैं वो चुनाव योग में अपना रजिस्टर हो रही हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि आपका पार्टी बनाने का मेन उद्देश्य क्या है। नमस्कार सिराज साहिल जी। नमस्कार। तो हम आज आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसमें आपने पार्टी बनाई और इतनी पार्टियां देश में काम कर रही हैं, और उनका सबका क्या उद्देश्य है? सभी का पैसा कमाना उद्देश्य है। सही राजनीति तो मेरे हिसाब से कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि देश जो है वो जैसी राजनीति देश के लिए चाहिए वैसी राजनीति नहीं हो रही है। 1947 से अब तक आपने जो एक पार्टी बनाई है, इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि आपका मेन उद्देश्य क्या है ये पार्टी बनाने का। क्या आपकी पार्टी में जो लोग होंगे वो सही छवि के होंगे, क्रिमिनल नहीं होंगे, और जो है कोई पैसे वाले पार्टी नहीं होगी? क्योंकि अगर आप पैसे लेके किसी को एमएलए का टिकट देते हैं, वो फिर अपने सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो आप ये हमें बताएंगे कि आपका मेन उद्देश्य क्या है पार्टी बनाने का? देखिए, देश में जो है करीब 2350 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, और इसमें से 8 पार्टियां जो हैं राष्ट्रीय स्तर की हैं और करीब 35 पार्टियां जो हैं क्षेत्रीय स्तर की हैं, और बाकी जो है अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं, जो जिसमें अभी मेरी पार्टी भी आती है। तो पॉलिटिकल पार्टी बनाना एक बात है, पॉलिटिकल पार्टी को जन सेवा के उद्देश्य से, राजनीतिक माहौल को सुधारने के उद्देश्य से, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की नीयत से पार्टी बनाना और संचालित करना दोनों अलग बातें हैं। हमारा पार्टी बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि देश में जो चुनाव प्रक्रिया है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरह का माहौल बन चुका है हमारे देश में कि बहुत ज़्यादा पैसे वाला आदमी ही चुनाव लड़ सकता है। चुनाव आयोग भी पूरी तरह से जो है ईमानदारी से चुनाव कराने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो लोग जो है राजनीतिक दल का गठन करते हैं उनका मकसद किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना होता है, और उसके लिए वो बड़े बड़े औद्योगिक घरानों से, व्यापारियों से, यहाँ तक कि अपराधियों से भी आर्थिक सहायता भी लेते हैं और धन बल और बाहुबल दोनों का सहयोग लेते हैं, जो कि गलत है।
उनसे सहयोग लेने के बाद जब कोई भी राजनीतिक दल अपना नुमाइंदा जिता कर लाता है, वो चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, तो वो उन लोगों का कर्ज उतारने में लग जाता है, क्योंकि उनकी सहायता से ही वो विधायक और सांसद बना हुआ होता है। हम ऐसी व्यवस्था जो है चाहते हैं कि जनता के बीच के लोग जो है अपनी जनता की नुमाइंदगी करने के लिए आगे आए और कम से कम पैसा खर्च करके, आजकल तो डिजिटल युग है, कम से कम पैसा खर्च करके अपनी योजना, अपनी नीतियां, अपने कार्यक्रम और अपनी विचारधारा को जनता तक पहुंचाएं और चुनाव आयोग भी ये निर्धारित करे कि कम से कम पैसा खर्च हो और एक आम आदमी भी विधायक और सांसद बन सके। ये पहल हम अपनी राजनीतिक पार्टी से करेंगे। जाहिर सी बात है कि जब ईमानदार लोग चुन के आएंगे, पैसा खर्च करके और लोगों की शक्ति का दुरुपयोग करके नहीं आएंगे, तो वो ईमानदारी से जनता की सेवा भी करेंगे। तो जो मूल समस्या है भ्रष्टाचार की, अव्यवस्था की, लूटपाट की और सरकारें ईमानदारी से काम नहीं करती हैं, उसकी मेन जो जड़ है वो ये है कि चुनाव प्रक्रिया ही पूरे सिस्टम को बिगाड़ने का काम करती है। अब देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में जो है पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव हुए, किस तरीके से जो है पैसे का रंगा नाच हुआ। लोग जो है, एक ग्राम प्रधान जो है 2 लाख रुपए में बिक रहा है, बीडीओ जो है 10 लाख रुपए में बिक रहा है। इस तरह से जो है, और अध्यक्ष बनने के लिए लोग एक ग्राम प्रधान को जो है पैसे दे के खरीद रहे हैं। तो जब इस परिपाटी पे राजनीति चलेगी तो हमारे देश का उद्धार नहीं होने वाला है, व्यवस्था ठीक होने वाली नहीं है। सबसे पहले हमें देश में चुनाव व्यवस्था को सही करना होगा। हम दूसरी पार्टियों की तरह उनके ही बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे। हमारी पार्टी जो है कम से कम पैसे में अच्छे लोगों को टिकट देगी और वे जनता के सहयोग से विधायक और सांसद बने, ऐसा वातावरण और जागरूकता पैदा करने का काम करेंगे। लेकिन क्या आप 75 साल 80 साल के बीच की जो व्यवस्था है और जो देश के हालात हैं, क्या आप ये समझते हैं कि आपकी पार्टी जो है उस हालात को बदल पाएगी? देखिए, 75 साल से जो भी देश में अव्यवस्थाएं हो रही हैं, उसको जो है नेताओं ने जनता का सहयोग लेकर सत्तासीन तो हुए, लेकिन उन समस्याओं का समाधान नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज 75 साल से बिगड़ती चली आ रही है, कोई आदमी उसको सही करने का बीड़ा नहीं उठा सकता। हम जैसे लोग या और जो लोग जुड़ेंगे हमारे से, तो जब एक आप नकारात्मक चीज जो है फैली है, मान लीजिए, तो अगर सकारात्मक चीज जो है आप समाज में लेके जाएंगे, तो आपकी बात सही है कि शुरू में लोग जो है स्वीकार करने में हिचकिचाएंगे, क्योंकि जिनको आदत पड़ चुकी है अपना वोट बेचने की, पैसा लेकर वोट देने की, और बड़ी बड़ी रैलियों और बड़े बड़े नेताओं के भाषणों और उनकी महिमा मंडन करने वाली रणनीति और राजनीति से जो बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, भीड़ इकट्ठा करके पैसा खर्च करके जनता को गुमराह करते हैं। अब वक्त आ गया है कि जनता ये जाने कि जो भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं सही माने में वो उनके नेता नहीं हैं। नेता और लोग भी समाज में हैं जो वास्तविकता से, ईमानदारी से समाज को बदलने का काम करना चाहते हैं और जनता की सेवा करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को जनता खुद ढूंढेगी। क्योंकि जिस तरह से अब महामारी का दौर ये दूसरी बार चल रहा है, जिस तरह से सारी सरकारें, मैं किसी एक सरकार का नाम नहीं लूंगा, फेल हो रही हैं, उससे जनता में बहुत ज्यादा जो है खलबली और बहुत बौखलाहट और या यूं कहें जागरूकता भी पैदा हो रही है कि हमने कैसे नकारा लोगों को अपने देश का और अपना मुस्तकबिल सौंप दिया है। जो सारे संसाधन होते हुए भी ऑक्सीजन जैसे जो मरीजों को चाहिए है, उनके ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, दवाइयों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, इवन अस्पतालों में बेडों की कमी हो गई है। तो जनता सोचने पे मजबूर है। ऐसे में अगर सकारात्मक सोच के लोग
राजनीति में आएंगे तो धीरे धीरे करके ये स्थिति बदलेगी। और हिंदुस्तान में एक चीज बहुत ज्यादा देखने में आती है कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। तो ये बात है कि जब नकारात्मक चीज जो है फैल गई है इतनी बुरी तरह से, तो सकारात्मक चीज भी फैलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल तीसरी बार सत्तासीन हुए हैं, क्या आपकी जो पार्टी है क्या उनका मुकाबला कर पाएगी, जबकि बीजेपी ने अपना पूरा जोर इस बार लगा दिया था तीसरी बार और वो अब पूर्ण बहुमत से नहीं आ सके और हर बार जो है एक अच्छे कार्य करके केजरीवाल जी सत्ता में आ जाते हैं। आपकी पार्टी कैसे उनको हरा के सत्ता में आएगी? क्या आपके पास कौन सा मिशन है, कौन सा विजन है? देखिए, हमारी पार्टी का जो है सबसे पहला उद्देश्य तो ये है कि हमें 3 मुख्य मुद्दों पर जो है पहले ध्यान देना है। अगर हम जो है पहली चीज, जब हम अच्छे लोग चुनाव मैदान में उतारेंगे तो केजरीवाल जी के जो विधायक होंगे उनसे हम मुकाबला कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि उन्होंने जो है अच्छा काम किया है। केजरीवाल जी ने जो 3 काम किए हैं जो वो बहुत उनकी चर्चा उनके मंत्री और वो खुद करते हैं। एक तो बिजली जो है 200 यूनिट तक जो है गरीब लोगों के लिए उन्होंने छूट दी है। दूसरा, उन्होंने जो है पानी जो है फ्री कर दिया है, ठीक। तीसरा, उन्होंने महिलाओं को जो है डीटीसी में बस की सुविधा जो है फ्री दी है। और चौथा जो है मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री ये कहते हैं हमने जो है स्कूलों का कायाकल्प कर दिया है। स्वास्थ्य के लिए बहुत भी थपथपाते थे कि आप मोहल्ला क्लिनिक में हमने मोहल्ले जो है क्लिनिक खोल दिए हैं और लोगों की सेवा हो रही है। वो पता चल रहा है महामारी दूसरी बार भी आई है, क्या हाल है। केजरीवाल रोज हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त आलोचना करने के लिए नहीं, मैं तो सीधे ये कहना चाह रहा हूँ कि ना मैं किसी भी महिला को फ्री बस में चढ़ने दूंगा, ना किसी को बिजली फ्री दूंगा, ना पानी फ्री दूंगा। मेरी पार्टी सत्ता में आने से पहले ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था देगी जैसे दिल्ली में रह रहे हर व्यक्ति के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी। जिस परिवार को नौकरी नहीं मिलेगी उस परिवार के मुखिया या जो उसका देखरेख करने वाला व्यक्ति है 25 से लेके 50 लाख रुपए तक मात्र 2% 3% ईयरली इंटरेस्ट पर स्वरोजगार करने के लिए लोन दिया जाएगा। वो लोन की बात अभी जो आपने कही है, तो ये तो सरकारें अब भी लोन दे रही नहीं है, दे रही, पीछे भी लोन दे रही है। लोन कैसे दे रही है? बहुत से काम हो रहे हैं। लोन किस तरह से दे रही है सरकारें, उसी पे तो मैं चोट करूंगा। अभी भाई भतीजावाद है, जिसको आम आदमी पार्टी का समर्थन प्राप्त है उसको तो बैंक से लोन मिल जाएगा, उसको सपोर्ट मिल जाएगा सरकार से। हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ की नीति में चलेंगे। हम जिन मतदाताओं से वोट मांगेंगे तो वोट मांगते ही प्लानिंग आप देखिए, वोट मांगते वक्त ही हम डाटा इकट्ठा कर लेंगे कि परिवार में कितने लोग हैं, आर्थिक स्थिति कितनी है, घर में कितने बच्चे हैं और कौन नौकरी करता है। अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पे एक घर में जो है मुखिया जो है नौकरी करता है सरकारी और उसके बच्चे भी सरकारी नौकरी नहीं तो निजी नौकरी में है अगर, तो उनसे बिजली का बिल, पानी का बिल, सारी चीजें ली जाएंगी क्योंकि वो आत्मनिर्भर हैं। जिन लोगों में आत्मनिर्भरता की कमी है उनको ही प्राथमिकता के आधार पे नौकरी दी जाएगी और लोन के लिए पैसा दिया जाएगा। तभी तो वास्तविक तौर पे समाज और दिल्ली के लोग मजबूत होंगे। हम अपने नागरिकों को लुंज-पुंज सरकार के टुकड़ों पे पलने वाला नागरिक नहीं बनाएंगे, उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे और एक यही फार्मूला लेकर हम चुनाव मैदान में जाएंगे, भले ही हमें देर से सफलता मिले। और ऐसे नहीं कि हवा में कह देंगे कि मैं ये नौकरी दे दूंगा, लोन दे दूंगा। अगर आप जैसा पत्रकार आपसे कोई सवाल पूछता है कि ये बजट कहाँ से लाएंगे, इसको कैसे मेंटेन करेंगे, किस तरीके से जो है आप करेंगे, उसका जवाब और पूरा प्लान मेरे पास है। अभी क्या हो रहा है मान्यवर कि जो महिला संपन्न है उसको भी तुमने अंधाधुंध जो है लोकप्रियता हासिल करने के लिए बस में फ्री की सुविधा दे दी, और जो गरीब है तुमने उसको भी दे दी। तुमने कोई अध्ययन ही नहीं किया, तुमने कह दिया कि 200 यूनिट तक फ्री। अगर कोई मान लो संपन्न आदमी भी 200 यूनिट चलाता है तो भी तुम उससे बिल नहीं लोगे। ये कौन सा तुम्हारा फार्मूला है?
अगर मेरे फार्मूले पे चलो तो तुम 200 यूनिट की जगह तुम 400 यूनिट वाला भी अगर वास्तव में ईमानदार आदमी है और सक्षम नहीं है पैसा देने में, ईमानदारी से जीवन जो है भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है, बेईमानी नहीं कर रहा है, तो तुम उसको भी छूट दे सकते हो। और कोई आदमी अगर 150 यूनिट भी यूज कर रहा है, मेरी बात को और तो समझिए, 150 भी यूनिट यूज कर रहा है, तो अगर 10 आदमियों ने 150 यूनिट यूज किया तो 1500 यूनिट हो गया। तो आप 150 यूनिट वालों से भी उनसे पैसा लो जो पैसा दे सकते हैं। लेकिन ये आप भली भांति से जानते हैं कि जब से दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी सत्ता में आए हैं, तब से लेकर उन्होंने हर बार जो है गरीब को ये सब प्रदान किया है। इससे पहले क्यों नहीं बाकी सरकारें ये सब दे सकी? ये बात आपने कही, केजरीवाल जी जो है दूसरी सरकारों के मुकाबले इस मामले में ईमानदार साबित हुए हैं। जनता में एक ये संदेश गया है कि कांग्रेस बीजेपी दिल्ली में शासन में थी, उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया, ये कम से कम बिजली पानी और डीटीसी को तो दे रहा है। लेकिन मैं यहीं पे तो जो है चोट करना चाहता हूं कि केजरीवाल ने जनता की उस नस को पकड़ा कि पिछले शासकों ने तो भ्रष्टाचार किया, अव्यवस्था की, जनता का शोषण किया, तो लाओ उठ के मुंह में जीरा कुछ तो इनको दे दो। और ये चर्चा चौराहे चौक चौराहों पे मोहल्लों में होती है कि अरे भाई बीजेपी कांग्रेस तो चोर थे, वो कुछ नहीं देते थे, केजरीवाल कम से कम ये 3 मुद्दे तो हल कर रहा है। ये बात सही है, लेकिन अगर हम बड़ी लकीर खींचेंगे कि 3 मुद्दों में एक परिवार का कितना पैसा बच रहा है, मुश्किल से 3-4 हजार रुपए बिजली पानी और परिवहन। तो बहुत है। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मान लीजिए 3-4 हजार रुपए एक गरीब के लिए बच रहे हैं, तो ये क्या आप मान्यवर पत्रकार हैं, ये बताइए कि वो गरीब ही रहता रहे केजरीवाल के नेतृत्व में और 4000 रुपए की सुख सुविधा लेता रहे? नहीं, वो या अपना काम भी कर रहा है। नहीं, या फिर हम ऐसी व्यवस्था उसको दे दें कि वो सरकार के खजाने में 4000 रुपए ठक से मारे, 20,000 रुपए की हम उसको नौकरी दे दें, 16,000 रुपए वो लेके आत्मनिर्भर हो और शान से रहे, स्वाभिमान और खुददारी के साथ रहे कि मैं कोई किसी के रहमो करम पे नहीं हूँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं अपना व्यापार कर रहा हूँ, मैं अपनी नौकरी कर रहा हूँ और बिजली पानी परिवहन सब मैं चुका रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में ये अच्छी व्यवस्था है? आप बताइए कि वो अच्छी व्यवस्था है कि आप उसको डिपेंड रखो अपने ऊपर, निर्भर रखो। ये सब जनता जो है, जनार्दन जो है, वो निर्णय लेगी जब आप इलेक्शन लड़ेंगे जी। लेकिन क्या जो आप अपनी पार्टी को भी टिकट देंगे तो दिल्ली से शुरुआत करेंगे या सभी राज्यों से? नहीं, हमने अभी पूरा राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारिणी हर जगह बना रहे हैं। जो बात है, हमारे पास जो उतना कोई काला पैसा नहीं है किसी का, ना हमें लेना है, ना किसी उद्योगपति की जो है हमें चमचागिरी करके उसके हिसाब से जो है आगे की रणनीति बनाना है। हमने प्लानिंग ये की है कि हम हर क्षेत्र में बिना जात पात धर्म का समीकरण बिठाए हर समुदाय के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन अभी उठता है कि जैसे ममता ने जितने भी वहां पर एमएलए जीत के आए हैं, कम 60 से 60-70 आदमी जीते हैं। हाँ ठीक है, तो क्या ये गलत नहीं किया है उन्होंने? क्या आप भी इसी तरह एक मुस्लिम होने के नाते क्या आप भी अपने ही भाइयों को टिकट अब आपका देंगे? सवाल का जवाब आप खुद ही में दे रहे हैं। ममता बनर्जी तो मुसलमान नहीं है। ममता बनर्जी ने सोचा होगा कि उन सीटों पे वो आदमी जो योग्य है वो जीत सकता है, इसलिए टिकट दिया होगा। हम मुसलमान हैं, हम उस मुसलमान को टिकट, आपको कैमरे पे कह रहा हूं, कभी नहीं देंगे जो चोर, उचक्का, अपराधी किस्म का, अनैतिक कृत्यों में लिप्त, उस मुसलमान को हम टिकट नहीं देंगे। हम उस हिंदू को टिकट दे देंगे जो हिंदू जो है योग्य आदमी है। इसी तरह से जो है हम टिकट देते वक्त पहली चीज तो हम जात पात धर्म देखेंगे नहीं। अगर हिंदू बाहुल क्षेत्र में कोई सिख, मुस्लिम या ईसाई या किसी और जाति का आदमी कैपेसिटी रखता है, योग्यता रखता है कि वो जीत सकता है और लोगों के बीच में उसने काम किया है हमारी पार्टी में रहते हुए, तो हम उसको टिकट देंगे। हम उस परंपरा को तोड़ने के लिए राजनीति में आए हैं जहां सारी राजनीतिक पार्टियां समीकरण बिठाती हैं कि यहाँ इतने % हिंदू, इतने % दलित, इतने % मुस्लिम, इतने % सिख, तो उस समुदाय के व्यक्ति को ढूंढते हैं और उसको टिकट देते हैं। हम उस परिपाटी को बदलेंगे जिस तरह से राजनीतिक
शुद्धिकरण करने के लिए हम पार्टी बनाए हैं, उसी तरह से हम अपनी पार्टी में वो चीज पहले लागू करेंगे। लेकिन आपका मुकाबला जो है वो सिर्फ आपसे नहीं है, बीजेपी से भी है, कांग्रेस से भी है, तो आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? क्या आप इतने बड़े पार्टियों के बीच में अपनी पार्टी को क्या उभार पाएंगे? इतनी बड़ी पार्टी की क्या परिभाषा है? जब कांग्रेस जैसी 100 साल से पुरानी पार्टी और बीजेपी जो 80 साल से पुरानी पार्टी को केजरीवाल ने हरा दिया, बगौल आपके और सामने है वो, तो जब इतनी पुरानी पार्टियों को अभी 12 साल पुरानी बनी पार्टी हरा सकती है, तो 4 साल पुरानी पार्टी लिबरल पार्टी जो है 12 साल वाले केजरीवाल को भी हरा सकती है कि नहीं? पहले तो ये बताइए। जब 100 साल से ऊपर वाली पार्टी 80 साल वाली पार्टी को 12 साल वाली पार्टी केजरीवाल हरा सकता है, तो केजरीवाल और बीजेपी और कांग्रेस को हम क्यों नहीं हरा सकते अगर जनता के हित की बात करेंगे? क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन भगवान होती है। वो जो अगर मेरी बात में दम लगा जनता को और उसको लगा कि ये आदमी कर सकता है, जनता हमें वोट देगी। जैसे कि केजरीवाल के बारे में लोगों को लगा कि ये जो है आदमी बीजेपी और कांग्रेस से अच्छा शासन चलाएगा, तो उसको मौका दिया। हम केजरीवाल की आलोचना नहीं कर रहे, मैं ये कह रहा हूं कि उन 2 पार्टियों को हरा के केजरीवाल को मौका दे सकती है जनता, तो इन 3 पार्टियों को हरा के चौथी को भी दे सकती है। बस शर्त यह है कि वो चौथी पार्टी जनता को एहसास करा दे कि वो इन तीनों से बेहतर है। ये हमारे बीच लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराज साहिल थे, जिन्होंने राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। अभी हमने देखना है कि आने वाले चुनाव में क्या ये पार्टी बीजेपी, कांग्रेस और आप पार्टी के साथ किस तरह मुकाबला कर पाएगी। नमस्कार।